देखिए फिगर तो आप लोग समझ गए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी सो गोलीय सतह से अपवर्तन, मतलब हमको सिद्ध करना है म्यू2 बाई डी म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये 12th में समझिए एक तरह से 5 नंबर में बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है आपके, इसलिए कि हम देखें हर वर्ष एक साल अल्टरनेट करके या तो ये या तो लेंसमेकर फॉर्मूला, ये दोनों में से कोई ना कोई देता ही है। और इस चैप्टर में हम लोग आए हैं जो 10th से बिल्कुल अलग चीज आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एबी जो सतह है वो कैसा सतह है? अवतल सतह। अवतल सतह एक सीमा है किसका? एक इधर विरल माध्यम और सघन माध्यम, यानी कि दोनों माध्यमों का एक प्रकार से ये क्या है? सीमा है, जो किस रूप में है? अवतल सतह के रूप में है। जो आप देख सकते हैं कि इधर आपका ये जो सतह है ए बी, इधर है सघन माध्यम, इधर विरल माध्यम। अब इधर कौन होगा पता नहीं, पानी होगा, कांच होगा, इधर हवा होगा, हमको उतना ये नहीं है। लेकिन सबसे मूल चीज ध्यान देना है, इसका जो अपवर्तनांक है वो क्या है? म्यू2। इनका जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कहते हैं क्या है? म्यू1। जिसमें हमने आपको अभी लैंग्वेज में लिखाया है कि म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1। म्यू2 का मतलब हो गया कि इसका अपवर्तनांक अधिक है। और हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक का रिलेशन चाल में क्या होता है? उल्टा रिलेशन। अगर अपवर्तनांक अधिक है तो चाल क्या होगी? कम होगी। मतलब इसमें चाल क्या होगी? कम होगी। जिस माध्यम में अगर चाल किसी की तुलना में कम होती है तो वह माध्यम डेंसर मीडियम होता है, मीन्स सघन माध्यम होता है। तो इस क्रम में चलिए, थोड़ा सा बोर्ड जरूर छोटा है लेकिन हम चाहेंगे कि इसको पूरा क्लियर करके मिटा करके भी हम समझा दें। एक बात चूंकि नहीं होगा, इसमें फिगर मेन मायने रखता है, तो जैसे होगा उसमें समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। देखिए आप थोड़ा पूरा डिटेल बोल देते हैं कि ए बी एक अवतल गोलीय सतह है जो दोनों माध्यम को क्या करती है? अलग करती है। किस दोनों माध्यम को? म्यू1 और म्यू2 अपवर्तनांक वाले माध्यम को अलग करती है। जिसका ध्रुव क्या है? P है और वक्रता केंद्र क्या है? C है। और ये तो आप जान ही रहे क्या है? मुख अक्ष। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? O। कहाँ है? मुख अक्ष पर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से कम 2 किरण, तो पहली किरण आपने OS खींची, जो क्या हो गया? विरल से जो ही सघन में जाती है तो आपको पता है कि चाल घटती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। ये किरण आप यहां से देख सकते हैं कि किरण ऐसे जाने वाली थी, ऐसे, लेकिन ये किरण ऐसे न जाकर के इधर मुड़ गई अविलंब की ओर। अविलंब हम पहले ही वक्रता केंद्र से डाल चुके हैं, ठीक है। दूसरी किरण इस ऑब्जेक्ट से देखिए सीधा गई है ऐसे, और जो ही वक्रता केंद्र से अगर कोई भी किरण गुजरती है तो बिना विचलन के, बिना डेविएशन के, मतलब बिना अपवर्तन के क्या हो गई? सीधे निकल गई। अब देखिए ये वाली जो किरण है इधर चली गई, अपवर्तित नहीं हुई, और ये जो किरण है वो इधर चली गई। दोनों में कोई भी संबंध है? बताइए, दूर दूर तक कोई वास्ता है? तो हमने इसको क्या किया? इस किरण को पीछे की ओर कल्पना करके बनाया। जो ही बनाया तो यहाँ पर इकट्ठा हुआ, मालूम पड़ा, मतलब ये आपका क्या हो गया? इमेज बन गया। फिगर से पूरा संतुष्ट है? अब आइए इसी में फिगर आपको जो सिद्ध करना था उसमें देखे हैं 2-3 चीज, म्यू भी और आर था, म्यू1 म्यू2 भी था। तो म्यू1 म्यू2 तो आप देख ही रहे हो, मेन क्या था? यू भी आर। अब आप देख लीजिए, आपको पता है कि ये ध्रुव है, ध्रुव से ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओ से पी की दूरी को आप क्या बोलते हैं? ओपी को क्या बोलोगे? यू बोलोगे। ओपी वस्तु की दूरी है तो क्या होगा? यू। बाई ओर है इसलिए क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, ये सब डाटा पूरा तैयार कीजिए। सी से पी, सी पी को क्या बोलोगे? आर बोलोगे। देखो लैंग्वेज हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं क्योंकि मौखिक आपको लिखा दिए है, वो लैंग्वेज अपना, लैंग्वेज उल्टा पुल्टा चलता है कोई दिक्कत नहीं यहां से, लेकिन आप उल्टा पुल्टा नहीं करिएगा। दूसरी बात, आई पी प्रतिबिंब की दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? भी। भी इधर है इसलिए क्या देंगे? निगेटिव। ठीक है। अब आप एक चीज में देखिए, ये जो किरण आप देख रहे हैं ओएस गई है और ये जो अविलंब है, तो उसके साथ ही पूरा आई माने क्या होता है? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस आपतन कोण। और ये जो किरण आप देखें इधर मुड़ी है वो क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस, रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन कोण। और इसको जो ही हम पीछे खींचे हैं तो ये आर है तो ये भी क्या हो गई? आर हो गई। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये रेखा ऐसे है, यहाँ पर एस है, ये मुड़ी हुई लाइन है, और इसको भी आपने क्या किया? पीछे खींचा है। यहाँ पे अगर आर है तो ये भी क्या हो जाएगी? आर, मतलब सम्मुख कोण से बराबर। तो 9th क्लास में है, तो ये आर है इसीलिए यहाँ पर क्या हो गई है? आर हो गई है। ये पूरा एंगल क्या है? आई है, जो आपतित किरण और अविलंब के बीच है।
ये आई और आर को आप समझ लीजिए। इसके बाद यू भी आर हो गई। इसके बाद देखिए इस थ्योरम इसको प्रूव करने के लिए सबसे मेन टर्निंग पॉइंट बता देते हैं। आप कैसे समझोगे कि हमको ये सब जरूरी है, उसका एक फंडा समझो। स्नेल का नियम पढ़े होंगे, स्नेल्स लॉ। इस थ्योरम का माने इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी, इसको माने टर्निंग पॉइंट यही है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो आप पढ़े होंगे, साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। यहां साइन आई बाय साइन आर जो आएगी यही कांस्टेंट लेकर के आएगी, जो कांस्टेंट में आएगा अपवर्तनांक। इस इलाके में कांस्टेंट कौन है आपका, आई आपका कांस्टेंट नहीं है, आर आपका कांस्टेंट नहीं है। वो हम पर डिपेंड है कि हम एंगल किस हिसाब से खींचेंगे। हम किस हिसाब से मान लीजिए आप खींचेंगे, उस हिसाब से मेरा एंगल घटेगा बढ़ेगा। लेकिन माध्यम जो इधर है और जो इधर है, माध्यम नहीं बदल सकता है। अगर माध्यम नहीं बदलेगी तो माध्यम की चाल नहीं बदलेगी, माध्यम का अपवर्तनांक नहीं बदलेगा। इसमें कांस्टेंट कौन होगा, अपवर्तनांक। तो साइन आई बाय साइन आर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, म्यू 1 बाय म्यू 2 लिखेंगे कि म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखेंगे। सो बताइए, ये आप लोग बताइए, म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखेंगे कि म्यू 1 बाय म्यू 2 लिखेंगे, म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखेंगे। क्योंकि हमने बोला था उस समय कि जिस माध्यम में अपवर्तन की घटना होती है उसको आप पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू जहां से आप चले हो। क्योंकि घटना घटी कब, जब उसमें गई तब ना घटना घटी। कौन सी घटना, अपवर्तन की घटना। हमारा नेचर है सीधा जाना, भाई हम जा रहे थे सीधा, ऐसा इवेंट आया, ऐसा ठोकर लगा कि हम उधर मुड़ गए। जस्ट जो घटना घटा वो मेरे लिए क्या हुआ, प्राइमरी हुआ, वो मेरे लिए नया बात हुआ। तो जिसका भी कभी कोई चीज पता करते हैं, जैसे लड़की है लड़का है, मान लीजिए बैठे हैं, इसमें लड़का का प्रतिशत कहेंगे निकालो, तो जिसका कहेंगे निकालो प्रतिशत उसको ऊपर देंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू टोटल स्टूडेंट बट्टा में दे देंगे। तो जिसका पता करना है उसको ऊपर देंगे। तो आज हमको अपवर्तन इधर हुआ है इसलिए इसको प्राथमिकता देंगे, यानी कि क्या देंगे, म्यू 2 बाय म्यू 1 देंगे। यहीं से आपको अगर एक चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं कि हमको यहां से टर्निंग पॉइंट है, तो शायद हमको लगता है देखिए म्यू 1 म्यू 2 को तो कुछ नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि सिद्ध करना में म्यू 1 म्यू 2 की जरूरत है। तो आप हटाओगे किसको, आई को और आर को। आई क्या है, आपतन को, आर क्या है, अपवर्तन को। तो आई और आर की आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम ये बात इसलिए यहां पर भी दिए हैं, ये स्नेल के नियम से दिमाग में रखना कि आई और आर जो आप देखे हैं, तो आई और आर का मान आपको यहां से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगी सो देखिए, आई के लिए ध्यान दीजिए। जैसे ये आई देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में फंस रहा है, ट्रायंगल को आपको नोट करना पड़ेगा आज। देख लीजिए, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, एस ओ कौन है, सी। यहीं पे आपका क्या थी, आई, देख रहे हैं, ये क्या थी, आई, है ना। ये आई आपको जरूरत पड़ेगा इस ट्रायंगल में, और ये आगे बढ़ गया है सी से लेके कहां तक, बी तक, ई तक। दूसरा आर के लिए देखिए, आर आर इस ट्रायंगल में फंस रहा है, देख रहे हैं, इसको भी हम बना रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। यहां पे क्या देंगे, सी, यहां पे क्या देंगे, आर, यहां पे क्या देंगे, एस, सी से आगे निकल जाएंगे। इसी में क्या है, आर, सॉरी आर है, हाँ। अब एक चीज आप हमसे बात कीजिए 9th क्लास से, 9th क्लास का थ्योरम इसमें पूरा काम आएगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। पढ़े, ये बाहर वाला, जब ये त्रिभुज है इसकी एक भुजा जब ये बढ़ाएंगे तो जो बाहर का कोण ये देख रहे हैं ना, ये वाली कोण, ये जो कोण है, ये कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो ना आप यहां पे कोई कोण मान के रखे हैं, ना यहाँ पे कोई कोण मान के रखे हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि हमको यहाँ पे कोण मानना पड़ेगा। इसमें भी देखिए, ये जो देख रहे हैं हमको आर बराबर चाहिए कुछ, क्यों मेरा ध्यान आर बराबर चाहिए, स्नेल का नियम, उसमें आई और आर आ रहा है, लक्ष्य वही है मेरा।
इसलिए हम आई और आर के चक्कर में दो त्रिभुज आपको दिए हैं, और ये दोनों त्रिभुज का नहीं ध्यान रखिएगा तो नहीं होगा। टर्निंग पॉइंट वहां पे है, सारा मसाला तैयार करके रख रहे हैं। जो पहला यूबी और आर देखे थे उसमें इसलिए हम यूबी आर का व्यवस्था कर लिए। अब आई और आर है हमारे स्नेल के नियम में, तो आई और आर के लिए कुछ नया प्राप्त करने के लिए हम त्रिभुज में लाए हैं तुमको। तो त्रिभुज में लाए हैं तो ये दोनों एंगल हमारे पास नहीं पता है, ये दोनों एंगल हमारे पास नहीं पता है। देख रहे हैं ये दोनों एंगल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब एंगल को मान लेते हैं, ये सब एंगल को क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं थीटा, यहाँ लिख देते हैं अल्फा, यहाँ लिख देते हैं बीटा। क्या चीज, थीटा है ना, यहाँ पे अल्फा ओ है तो बीटा, आई के पास क्या है अल्फा, सी के पास क्या है थीटा। अब आपको जो ही हम ये मान लिए तो अब आप जरूर लिख सकते हो थीटा बराबर, बोलिए थीटा बराबर आई प्लस बीटा, इसमें थीटा बराबर आर प्लस अल्फा। तो जो ही तुम थीटा बराबर आर प्लस अल्फा लिखोगे तो आर बराबर तो निकलेगा कुछ, आर बराबर निकलेगा थीटा माइनस अल्फा, आई बराबर निकलेगा थीटा माइनस बीटा। ठीक है, तब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर आई बराबर आर बराबर आप जो निकाल रहे हैं थीटा बीटा, तो फिर थीटा बीटा तो हमको नहीं ले जाना है, हम कहेंगे सही में नहीं ले जाना है। पहला लक्ष्य मेरा क्या था, आई और आर को हटाना, तो समझिए हम आई आर के लिए जुगाड़ कर लिए। अब समझ रहे हैं कि आई हटेगा तो थीटा बीटा आएगा, कहाँ स्नेल के नियम में। फिर थीटा और बीटा आएगा तो थीटा बीटा तो नहीं लेके जाना लंबा दूर तक, तो थीटा बीटा के लिए भी जुगाड़ कर देते हैं ना। आइए ना, अब थीटा बीटा के लिए आइए क्या करते हैं। सो हम लोग पढ़े हैं एक चीज, शायद याद होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या, पढ़े हैं कभी, 11th में ही है। और आया कहां से, वृत्त का जो चाप होता है ना, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 गुने 2 पाया, थीटा बाई 360 गुने 2 पाया, क्या चीज बराबर, चाप की लंबाई बराबर। इसी में से अगर तुमको क्या निकालना है, एंगल, एंगल थीटा, यही ना है। तो चाप ये आर है, आर कहाँ आ जाएगा नीचे, इधर क्या रह गया थीटा, 2 पाई ये सब क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को आप कांस्टेंट मान के उसको छोड़ दो। हाँ, तो रह गया इधर चाप, आर है गुना में तो कहाँ आ गया भाग में, इधर रह गया थीटा। तो थीटा का मतलब वही कोण, और चाप बट्टा आर मतलब त्रिज्या। तो चाप बराबर होता है कोण बट्टा, कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या। तो जस्ट आप इसीलिए थीटा बराबर, आइए देखिए थीटा आपका कोण है, तो थीटा के सामने वाला चाप कोण होगा, देख लीजिए यहां से यहां तक, एस पी लिख देते हैं, एस पी, ठीक, बाय त्रिज्या 60, थीटा बराबर एस पी बाय 60। आया समझ में, कोण थीटा, चाप, थीटा के सामने वाला चाप देखो ना एस पी, मानो नहीं सेंटर है, ऐसे मिल करके वो वृत्त बन जाएगा, एस पी बाय 60। फिर आइए अल्फा बराबर, अल्फा के सामने वाला ये कौन है, एस पी बाय आई पी, इस बार आई पी, ठीक है। फिर बीटा के लिए बीटा बराबर, बीटा बराबर पूरा, फिर एस पी बाय ओपी, बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत होगी एक बात समझने में। तो थीटा बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर व्यवस्था कर दिए। अब फिर चलिए वहां कहा, एसएनएल के नियम में मत लगाइए, बीच बीच में उसी को ध्यान रखना। एसएनएल के नियम में जाएंगे, साइन आई बाई साइन आर आएगा, उधर तो नियतांक आएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं। आई और आर को क्या करेंगे, तो आई आर के लिए तो त्रिभुज से मदद हो जाएगा, तो थीटा बीटा आ जाएगा। फिर थीटा बीटा को क्या करेंगे, तो थीटा बीटा एंगल है, तो चाप बट्टा त्रिज्या पकड़ेंगे, तो चाप बट्टा त्रिज्या पकड़ेंगे तो त्रिज्या हुआ 60, तो 60 का बहुत बड़ा जुगाड़ करके रखे हैं आर, तो 60 के लिए हमको टेंशन नहीं है, आईपी के लिए हमको टेंशन नहीं है, ओपी के लिए हमको टेंशन नहीं है, हमको टेंशन किसके लिए, ऐसा एसपी। तो एसपी इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा ना, तो दोनों एसपी कॉमन लेकर के क्या होगा, कट जाएगा। तो अब आप फ्री माइंड में हो जाइए कि आपका सारा व्यवस्था हम तैयार कर चुके हैं। अब हम यहां से सीधा निकलेंगे कहां, एसएनएल के लिए।
समझ में आ गया? तो आप ये दोनों फिगर पहले नोट करिए अभी, है ना, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं।